एक चमकती धूप वाली सुबह एक डरा हुआ आदमी घसीट कर गिलोटीन की तरफ ले जाया जा रहा था। वह बुरी तरह कांप रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसका वक्त खत्म हो चुका है। ऑफिशियल ने अपनी घड़ी देखी, भीड़ को शांत कराया और उसके अपराध की घोषणा की, इल्लीगल ड्रग्स। इंपीरियल लॉ के मुताबिक आर्टिकल 47 क्लॉज 1 के तहत जो भी इन ड्रग्स का इस्तेमाल या बिक्री करते हुए पकड़ा जाता था उसे वहीं मौत की सजा दी जा सकती थी। गिलोटीन की ब्लेड तैयार थी और पूरी भीड़ उसे देख रही थी। उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन यह एग्जीक्यूशन आइलीन की पहले से ही खराब जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। वह आदमी बुरी तरह माफी की गुहार लगाने लगा, लेकिन ऑफिशियल ने कोई रहम नहीं किया और गिलोटीन गिरा दी। एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। भीड़ में डर और हैरानी की आवाजें उठी, लेकिन अगले ही पल लोग जोर जोर से चिल्लाकर जस्टिस का जश्न मनाने लगे। आइलीन को यह सब देखकर घिन आ रही थी। उसके आसपास लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि वह अपराधी लकी था कि ग्रैंड ड्यूक सेजारे के वापस आने से पहले ही पकड़ा गया। उनका कहना था कि अगर वह रूथलेस ड्यूक खुद इस मामले को संभाल रहा होता तो उस अपराधी के पूरे परिवार को भी साथ में मौत की सजा मिल जाती। लोगों को याद था कि युद्ध के दौरान उसने कैल्पिन के किंग का सिर भी एक ही वार में काट दिया था। कई रूलर्स पकड़े गए किंग्स को नेगोशिएशंस के लिए जिंदा रखते थे, लेकिन उसे पागल माना जाता था। अब जब युद्ध खत्म हो चुका था, उसका राजधानी लौटना बस होने ही वाला था। यह सोचकर आइलीन घबरा गई और उसके हाथ से पत्तों से भरी बकेट गिर गई। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकी, आसपास के लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और आपस में कहने लगे कि वह पास वाली स्ट्रीट की फेमस अपोथेकेरी है। घबराकर आइलीन वहां से भागने लगी। पीछे से कुछ जानी पहचानी आवाजें उसे पुकारने लगीं और उसके बनाए रेमेडीज की तारीफ करने लगीं। वे कह रहे थे कि अब उनके हाथों में दर्द नहीं होता और आइलीन की दी हुई मेडिसिन ने कमाल कर दिया था। एक माँ ने चिल्लाकर बताया कि आइलीन की वजह से उसके बच्चे का बुखार पूरी तरह उतर गया था। उसने कहा कि उसे समझ ही नहीं आता कि अगर आइलीन ने उसकी मदद नहीं की होती तो वह क्या करती। आइलीन भागती रही और मन ही मन सोचती रही कि अगर वह दूसरों की मदद कर पा रही है तो यही काफी है, भले ही इसके लिए उसे फॉरबिडन मेथड्स का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। उसके लिए नतीजा ज्यादा मायने रखता था। वह खुद को समझा रही थी कि वो ये सब कर सकती है। आखिरकार वह सब कुछ हिज एक्सेलेंसी के लिए ही कर रही थी। कुछ देर रुककर उसने खुद को याद दिलाया कि उसे अपना रिसर्च जितनी जल्दी हो सके पूरा करना होगा, इससे पहले कि उसका सीक्रेट सामने आ जाए। जब वह अपने कमरे तक पहुंची तो उसने सावधानी से आसपास देखा। इनमें असामान्य रूप से सन्नाटा था। उसने सोचा कि क्या यह जगह कभी इतनी खाली भी रही थी। फिर उसे समझ आया कि शायद ज्यादातर लोग एग्जीक्यूशन देखने गए थे। फिर भी जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, उसे कुछ गलत लगा। उसने कुछ पल सोचा कि शायद वह बेवजह ज्यादा सोच रही है। फिर दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। एक लंबा और हैंडसम आदमी आराम से बैठा हुआ था और उसकी एक पॉट से खेल रहा था। आइलीन वहीं जम गई। उसकी सांस जैसे गले में अटक गई। उसने धीमी आवाज में उसे हिज एक्सेलेंस कहकर संबोधित किया। वह सासरी कार्ल था, ग्रैंड ड्यूक ऑफ एयरजेड। सैर ने उसका नाम पुकारा, आइलीन एलरॉड। आइलीन का सीना कस गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह यहाँ मौजूद था। उसने पूछा कि वह इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। वह हल्का सा मुस्कुराया और पूछा कि क्या सच में उसके पास उससे कहने के लिए बस इतना ही था। आइलीन ने तुरंत माफी मांगी और उसकी विक्ट्री के लिए कंग्रेचुलेशंस दी। उसने समझाया कि वह उसका सम्मान करने के लिए उससे मिलने वाली थी, लेकिन उसे लगा था कि वह ट्रायम्फ सेरेमनी की तैयारी में बहुत बिजी होगा। सिवा ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और कहा कि उसने सुना है कि उसकी गैर मौजूदगी में आइलीन ने कुछ काफी अनयूजुअल काम किया था। आइलीन का दिल बैठ गया। उसने अनजान बनने की कोशिश करते हुए पूछा कि उसका मतलब क्या है। उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गईं। उसने साफ शब्दों में कहा, ड्रग। उसने आइलीन पर ओपियम बनाने का आरोप लगाया। आइलीन हकलाने लगी और खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिवा ने उसकी बात काट दी। उसने कहा कि उसे पता होना चाहिए था कि पेन किलर्स पर रिसर्च करने का बहाना कभी काम नहीं करेगा। उसने उसे याद दिलाया कि एम्पायर में नारकोटिक्स बनाना या उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना मौत की सजा के लायक अपराध था और ग्रैंड ड्यूक होने के नाते उसके पास तुरंत एग्जीक्यूशन का आदेश देने का अधिकार भी था। यह सुनते ही आइलीन के हाथ से बकेट फिर गिर गई। उसके हाथ कांपने लगे। वह रोते हुए उससे विनती करने लगी। उसने कहा कि उसका मकसद सिर्फ घायल सोल्जर्स की मदद करना था। उसने भरोसा दिलाया कि उसकी बनाई चीज उनके रिकवरी में बहुत काम आ सकती थी। आंसुओं के साथ उसने स्वीकार किया कि उसे पता था ड्रग्स इलीगल थी, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसके इरादे गलत नहीं थे। उसकी हैरानी की बात यह थी कि सिवा उसके करीब आया और उसका टोन नरम हो गया। उसने कहा कि वह उसे डराने नहीं आया था। फिर उसने आइलीन से ध्यान से सुनने को कहा, क्योंकि उसका मकसद कुछ और था। उसने बताया कि उसे एक ग्रैंड डचेस की जरूरत थी। धीरे से उसने आइलीन के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके ग्लासेस उतारे और उन्हें खुद पहन लिया। फिर उसकी आंखों में सीधा देखते हुए उसने शांत आवाज में पूछा, क्या हमें शादी कर लेनी चाहिए? आइलीन ये सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। पहले तो उसे लगा कि शायद वह मजाक कर रहा है,
है। क्या वो हमेशा से इसी तरह के जोक्स करता था? उसने किसी तरह अपने शब्दों को संभालने की कोशिश की, लेकिन हकलाने लगी। तभी उसके पूरे शरीर में घबराहट की एक लहर दौड़ गई और खुद को रोकने से पहले ही उसके मुंह से निकल गया कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती। सिवा उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे हल्के से थपथपाने ही वाला था कि रुक गया। उसने कहा कि उसकी रिएक्शन से उसके प्राइड को चोट पहुंची है। उसके मुताबिक आइलीन गिलोटीन के नीचे अपना सिर कटवाना ज्यादा पसंद करेगी, लेकिन उससे शादी करना नहीं। आइलीन ने तुरंत इनकार किया और कहा कि उसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। सैदियाज ने सीधा पूछा कि फिर उसका मतलब क्या था। उसने कहा कि किसी भी हालत में उसका अंत दो में से एक ही होगा, या तो उसका सिर काटकर उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा या फिर उसे किसी घटिया और बिना इज्जत वाले आदमी को बेच दिया जाएगा। आइलीन ने उसकी बात को साफ करने के लिए पूछा कि वह आखिर कहना क्या चाहता है। ससारी ने फिर वही सवाल दोहराया और जानना चाहा कि वह उसके प्रपोजल को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहती। आइलीन ने हिम्मत जुटाई और समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि ऐसा कोई चांस नहीं है कि हिज एक्सेलेंसी के दिल में सच में उसके लिए फीलिंग्स हों। उसे लगा कि इसकी वजह उसकी माँ होनी चाहिए, क्योंकि वह हिज एक्सेलेंसी की चाइल्डहुड नैनी की बेटी थी। इसलिए वह हमेशा सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर उसका ख्याल रखता आया था। शायद वह आज भी उसे एक बच्ची की तरह ही देखता था और उसे यकीन था कि उसे एक हेयर की जरूरत होगी। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता था कि उसकी आवाज लड़खड़ा गई और वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। तभी एलीन की हैरानी के बीच ससारी अचानक उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने उसके होंठों पर किस कर दिया। एलीन घबरा गई और उसका शरीर तन गया। कुछ देर बाद ससारी उससे दूर हुआ और पीछे हट गया। उसने शांत होकर पूछा कि क्या अब उसकी डाउट्स का जवाब मिल गया था। बाद में एलीन को बताया गया कि हिज एक्सेलेंसी ने सख्त आदेश दिया था, अब से उसे सीधे ढका रेजिडेंस ले जाया जाएगा जहां रोटन मौजूद था। ससारी के नाइट ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन आइलीन मुश्किल से जवाब दे पा रही थी। शर्मिंदगी और कंफ्यूजन में उसने सर रोटन को बताया कि हिज एक्सेलेंसी ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है, लेकिन रोटन ने इस बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। उसका जवाब बिल्कुल सीधा था, जैसे उसे इसमें हैरान होने जैसा कुछ लगा ही नहीं। उसने बस कहा कि यह तो ऑब्वियस था। आखिर लेडी आइलीन को एग्जीक्यूशन का सामना करना पड़ रहा था और एम्पायर में नारकोटिक्स के खिलाफ क्रैकडाउन दिन ब दिन और सख्त होता जा रहा था। उसके हिसाब से हिज एक्सेलेंसी ने उसकी जान बचाने के साथ साथ एक ग्रैंड डचेस पाने का तरीका ढूंढ लिया था। यह सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन था। आइलीन ने उसकी बात पर ध्यान से सोचा और समझ गई कि सच में यही सबसे एफिशिएंट डिसीजन था। उसकी मां कभी हिज एक्सेलेंसी की नैनी रही थी, इसलिए उनके परिवार के रिश्ते ढाका फैक्शन से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। अगर नारकोटिक्स से जुड़े चार्जेस की वजह से आइलीन को एग्जीक्यूट कर दिया जाता तो उसका असर ड्यूक की रेपुटेशन पर भी पड़ता। लेकिन अगर यह शादी सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की वजह से हुई थी तो इसका मतलब था कि अगर आइलीन की जगह कोई और होती तो शायद वो भी वही फैसला करता। यह एक ऐसी शादी होती जिसमें लव नहीं था और कोई सेंटिमेंट भी नहीं था। रोटन ने साफ कहा कि उसकी फीलिंग्स चाहे जो भी हों, अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची थी। फिर उसने पूछा कि आखिर आइलीन नारकोटिक्स के चक्कर में पड़ी ही क्यों थी। आइलीन ने धीमी आवाज में जवाब दिया कि वह सिर्फ मदद करना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि वह किसी तरह हिज एक्सेलेंसी की सेवा कर सके। बचपन से उसे हिज एक्सेलेंसी से सिर्फ मदद ही मिली थी और वह किसी तरह उसका एहसान लौटाना चाहती थी। उसने समझाया कि युद्ध के दौरान एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर बहुत जरूरी होता है और उसे विश्वास था कि उसकी रिसर्च बहुत वैल्यूएबल साबित हो सकती है। तभी रोटन ने पूछा कि उसे क्या लगता है कि उनकी एक्टिविटीज का पता आखिर चला कैसे। उसने कहा कि सबसे हैरानी की बात यह थी कि आइलीन को लगा कि सुजेरी उसकी मूवमेंट्स पर ध्यान नहीं देगा। वो इतनी ओपनली और लगातार ओपियम खरीद रही थी कि उस पर शक होना तय था। शुरुआत में तो रोटन को यह भी शक हुआ था कि शायद लेडी आइलीन खुद इसकी आदी हो गई है या फिर किसी ने उसे धोखा दिया है। आइलीन ने तुरंत इनकार किया। उसने कहा कि वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि ऐसे किसी ट्रैप में फंस जाए। रोटन ने साय किया और कहा कि किसी भी हालत में हिज एक्सेलेंसी जो कुछ भी कर रहा था वह सब आइलीन के लिए ही था। उसे पता था कि यह बात आइलीन के लिए भारी होगी, लेकिन यही सच था। आइलीन ने अपना सिर झुका लिया और धीमे से कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। वह अपने पिता के बारे में सोचने लगी और उसे एहसास हुआ कि अगर उसने शादी स्वीकार कर ली तो उसके पिता उसके लिए एक बर्डन बन जाएंगे। आइलीन ने फर्मली कहा कि वे सभी जानते थे कि उसका पिता किस तरह का आदमी था। उसकी सिर्फ मौजूदगी भी हिज एक्सेलेंसी के लिए परेशानी बन सकती थी। रोटन के चेहरे पर आई परछाई को आइलीन ने नोटिस किया और इससे वह अंदर तक परेशान हो गई। कुछ देर बाद रोटान ने टॉपिक बदल दिया। उसने कहा कि सबसे जरूरी बात यह थी कि हर कोई आइलीन से मिलना चाहता था। जब उसने लोगों को बताया कि आइलीन शायद मिलने आएगी तो उन्होंने उसे अपना रिगार्ड्स देने के लिए कहा था। यह सुनकर आइलीन के चेहरे पर थोड़ी खुशी आई। उसने उत्सुकता से पूछा कि क्या सब लोग ठीक हैं? उसने खास तौर पर सर सेनॉन, मैकॉल और सर डिएगो के बारे में पूछा। रोटन ने कंफर्म किया कि वे सभी ठीक थे। उसने यह भी बताया कि डिएगो ने लेडी आइलीन के लिए एक रैबिट डॉल तैयार किया था जिसे वह
वह उसके लौटने पर गिफ्ट करने वाला था। उधर आइलीन के घर में सेजारे डॉक्यूमेंट्स के ढेर के बीच बैठा हुआ था। उसने उसके काम से नजर उठाई और हल्की सी स्माइल की। फिलहाल उसने सोचा सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। उसने क्लॉक की तरफ देखा और उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। उसके मन में चल रही सारी बातें आखिरकार उसी एक इंसान के लिए थीं। 11 साल पहले छोटी आइलीन अपनी माँ को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रही थी और बार बार पूछ रही थी कि उसकी माँ कहाँ है। तभी पीछे से सिजारे आया। उसने आइलीन को रोते हुए देखा और पूछा कि क्या वो लिली है, नैनी की बेटी। फिर उसने पूछा कि लिली उसका असली नाम था या सिर्फ निकनेम। कांपती हुई आइलीन ने बताया कि वो उसका असली नाम नहीं था, उसकी माँ उसे इसी नाम से बुलाती थी। आंसुओं में आइलीन दौड़कर उसकी बाहों में चली गई। उसने बताया कि वह अपनी माँ को खो चुकी थी। उसकी माँ ने उसे वहीं रुकने को कहा था, लेकिन आइलीन एक अजीब फूल को देखकर उसका पीछा करने लगी और रास्ता भटक गई। सिजारे ने हल्की सी स्माइल की और बताया कि उसकी माँ भी उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। उसने आइलीन को उठाया और भरोसा दिलाया कि वह उसे वापस उसकी माँ के पास ले जाएगा। वर्तमान में ईलीन इस याद को लेकर कंफ्यूज्ड बैठी थी। उसे याद आया कि उस दिन किसी बड़े इंसान से मिलकर उसे कितनी राहत मिली थी और बिना सोचे वह उसकी बाहों में चली गई थी। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि उस वक्त हिज एक्सेलेंसी सिर्फ एक यंग प्रिंस था। शायद उसे उस समय सर रोटन के पास जाना चाहिए था। उसे अपनी माँ की बातें बिल्कुल साफ याद थीं। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कभी भी हिज हाइनेस की ऑनर को खराब नहीं करना था। उनका एलरॉन्ड फैमिली सिर्फ उसकी सेवा करने के लिए था और आइलीन को यह बात कभी नहीं भूलनी थी। अब वह ग्रैंड ड्यूक ऑफ अर्जा था, पावरफुल ट्रायन एम्पायर का सुप्रीम कमांडर। थ्रोन के लिए हुए फियर्स स्ट्रगल के बाद उसने अपने इकलौते ब्लड ब्रदर को अपने ही हाथों से थ्रोन पर बैठाया था। यह उसके नोबिलिटी और ग्रेटनेस का सबूत था। वह सबसे ऊपर था, एक ऐसा इंसान जिसके लिए रिस्पेक्ट और रेवरेंस होना स्वाभाविक था। फिर भी आइलीन ने कड़वाहट से सोचा, उस जैसी एक कंट्री गर्ल को ग्रैंड डचेस बनना था। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो वह कभी भी ऐसा होने नहीं देती। उसके जैसी लड़की का उस पोजीशन पर होना हिज एक्सेलेंसी की हॉनर पर किसी स्टेन से कम नहीं था। आइलीन के थॉट्स और उलझने लगे। वह अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगी और उसे लगने लगा कि जरूर कोई दूसरा रास्ता होगा, कोई ऐसा रास्ता जिससे वह एग्जीक्यूशन से भी बच सके और उस फोर्स्ड मैरिज से भी। उसने अचानक आसपास देखा और महसूस किया कि काफी देर हो चुकी थी। उसने सोचा कि क्या उसका पिता अब तक घर वापस नहीं आया था। एक हफ्ते बाद एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में आइलीन डिस्गाइज पहनकर जल्दी जल्दी स्ट्रीट से गुजर रही थी। उसके पीछे लड़कियों का एक ग्रुप भाग रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि पूरा एक हफ्ता बीत चुका था और उसका पिता शायद अभी भी हमेशा की तरह गैम्बलिंग कर रहा होगा। उसे पूरा यकीन था कि उसके पिता को गैम्बलिंग के लिए पैसा किसी गलत जगह से मिल रहा था। उसे याद आया कि घर से निकलने से पहले उसका पिता चिल्ला रहा था कि ग्रैंड ड्यूक वापस आ रहा है और आर्क डे ट्रायम्फ के कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल मिल गया है। उसने इसे एक बड़ी सेलिब्रेशन बताया था। उसने यह भी कहा था कि काफी समय हो गया है जब से वह सोनिया पॉट में हाथ आजमा पाया है, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। आइलीन को तब उसकी बात समझ नहीं आई थी। उसने उससे पूछा भी था कि आखिर वह किस बारे में बात कर रहा है। अब उसे शक था कि शायद उसी दिन उसका पिता हिज एक्सेलेंसी से मिलने गया था। अगर उसके पिता ने सच में उससे गैम्बलिंग के लिए पैसे उधार लिए थे तो उसके बदले में जरूर कोई कीमत तय हुई होगी। आइलीन ने तय किया कि वह उसके पास बचे हुए सारे पैसे वापस ले आएगी और खुद उन्हें लौटा देगी। वह अपने पिता की वजह से हिज एक्सेलेंसी को और परेशान नहीं होने दे सकती थी। वह सावधानी से आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ रफ लुकिंग आदमी उसके पास पहुंच गए। उनमें से एक ने उसका हुड खींच लिया, जिससे उसका चेहरा सामने आ गया। अब यह साफ हो गया कि वह एक लड़की थी। आइलीन वहीं जम गई और उनसे पूछा कि वे लोग कौन हैं। उनमें से एक ने कहा कि उसे पहले से ही लगता था कि उसका काम सस्पिशियस है और वह हैरान था कि वह एक लड़की निकली। दूसरे ने कहा कि उसके उदास चेहरे और माथे पर पड़े बैंग्स की वजह से यह समझना मुश्किल था कि वह लड़की है। वे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि उन्हें उसका फायदा उठाना चाहिए और थोड़ी मस्ती करनी चाहिए। आइलीन इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ा गई। उसके अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि अगर वह अभी गिर गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया और संभाल लिया। एक आवाज ने उन आदमियों की हंसी को रोक दिया। उसने कहा कि वह सोच रहा था कि इतनी गंदी स्मेल आखिर कहां से आ रही है। उसकी नजर में ऐसा लग रहा था जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट का सारा कचरा एक ही जगह जमा हो गया हो। जैसे ही उन आदमियों ने उसे देखा, उनके चेहरे पर डर छा गया। उस आदमी ने कहा कि ऐसे लोगों के पास करने के लिए कोई बेहतर काम नहीं होता, इसलिए वे एक लड़की को परेशान करने चले आते हैं। ये उनके क्रूअल और घटिया नेचर का सबूत था। फिर उसने साफ कहा कि आज वह बिना किसी हेजिटेशन के उन सबको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन तभी आइलीन ने उसे पहचान लिया। उसने आवाज लगाई, सर डिएगो। डिएगो भी चौंक गया। अगले ही पल उसने लेडी आइलीन को देखकर आवाज लगाई। उसे देखते ही वे सारे आदमी डर कर वहां से भाग गए। डिएगो ने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया किया कि आइलीन सुरक्षित थी। उसने पूछा कि इतनी रात में वह इतनी डेंजरस जगह पर अकेली क्या कर रही थी। उसने कहा कि यह मामला बहुत बड़ी मुसीबत में बदल सकता था। फिर उसने आइलीन से शांत होने और अपनी सांस संभालने को कहा। डिएगो ने उन घटिया
आदमियों को कोसा और कसम खाई कि वह किसी भी तरह उन्हें पकड़वाएगा, लेकिन आइलीन ने उल्टा उससे ही पूछ लिया कि वह खुद ऐसी जगह पर क्या कर रहा था। डिएगो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। वह कुछ बोलने के लिए वर्ड्स ढूंढने लगा और फिर खुद को बचाते हुए कहा कि वह ऑफिशियली ड्यूटी पर नहीं था। आइलीन ने उसे और सवालों में घेर लिया। उसने कहा कि उसकी एक्सप्लेनेशन चाहे जो भी हो, ऐसी जगह पर उसका होना सस्पिशियस तो था ही। डिएगो ने फ्रस्ट्रेशन में ग्रोन किया और मान लिया कि वह जो भी कहेगा सस्पिशियस ही लगेगा। उसने धीरे से खुद को कोसा और कहा कि यह सिचुएशन उसे पागल कर रही थी। आइलीन ने तुरंत पूछा कि उसने अभी क्या कहा। डिएगो घबरा गया। उसने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा कि वे वर्ड्स उसके मुंह से बिना सोचे निकल गए थे। उसने माहौल हल्का करने के लिए आइलीन को हंसाने की भी कोशिश की, लेकिन इससे उसकी सस्पिशन और बढ़ गई। फिर आइलीन ने उससे पूछा कि क्या उसने शायद उसके पिता को देखा था। उसके पिता को घर आए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था और उसे पूरा यकीन था कि वह आसपास की गलियों में ही कहीं होगा, इसीलिए वह उसे ढूंढने यहाँ आई थी। डिएगो ने तुरंत टॉपिक बदलने की कोशिश की। उसने आइलीन से कुछ पीने के लिए कहा। उसने पूछा कि क्या वह हॉट चॉकलेट लेना पसंद करेगी या फिर वार्म मिल्क विद हनी। आइलीन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे पूरा यकीन हो गया कि डिएगो उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसने उसके दिए हुए ड्रिंक को ले लिया। जैसे ही उसने उसे पीकर खत्म किया, डिएगो ने शर्माते हुए बताया कि वह बियर थी। आइलीन ने उसे एक ही बार में खत्म कर दिया। ये देखकर डिएगो नर्वस हंसी के साथ बोला कि अब तो वह सच में बड़ी हो गई है, इतनी बेझिझक बियर तक पी रही है। लेकिन आइलीन ने असली मुद्दा छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने फर्मली कहा कि डिएगो को पता था कि उसका पिता कहाँ है। उसका बात छिपाने की कोशिश करना ही इस बात का प्रूफ था कि आइलीन का शक सही था। उसने पूछा कि क्या कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उसे अपने पिता के बारे में नहीं जानना चाहिए। डिएगो फिर से घबरा गया और एक्सक्यूजेस देने लगा। तभी आइलीन के पीछे अचानक किसी की मौजूदगी महसूस हुई। एक आवाज उसके बिल्कुल करीब आई और उसके कान में धीरे से कहा कि डिएगो यह बात नहीं बता सकता। अगर उसे गुस्सा करना ही है तो उसे उस इंसान पर करना चाहिए। वह आवाज सेजारे की थी। आइलीन का पूरा शरीर स्टिफ हो गया। सेजारे खुद उसके सामने आ गया। उसने बिल्कुल शांत तरीके से उसे कुकीज ऑफर की और कहा कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आइलीन के गाल शर्मिंदगी से लाल हो गए। वह सोचने लगी कि उसे ठीक इसी वक्त क्यों आना था जब वह इतनी डिशेवल्ड हालत में थी। उसे लगा कि सेजारे उसे जरूर ब्यूटीफुल समझ रहा होगा। उसके थॉट्स उस एक्सप्रेशन पर टिक गए जो उसने थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर देखा था। उसे सेजारे की रेस्टलेस नजरें भी महसूस हो रही थीं। लेकिन जब उनकी नजरें मिली तो सेजारे ने अपना एक्सप्रेशन नरम कर लिया और मुस्कुरा दिया। वो आइलीन के पास बैठा रहा और अपने हाथ से उसे कुकीज खिलाने लगा। आइलीन बुरी तरह ब्लश करने लगी। उसने अभी अभी उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशन के बारे में पूछना चाहा, लेकिन फिर खुद ही अपनी बात को डिसमिस कर दिया। उसने खुद को समझाया कि शायद वो सिर्फ उसका इमेजिनेशन था। आइलीन ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि वह खुद खा सकती है, लेकिन सेजारे और भी वार्म होकर मुस्कुराया। उसने उसे रीअश्योर किया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर टीजिंग अंदाज में उसने कहा कि उसे सिर्फ एक चीज से डरना चाहिए, उसके किस से। उसने धीरे से आइलीन के चेहरे को अपने हाथों में लिया। आइलीन घबरा गई और उसके मुंह से सवाल निकल गया, क्या वह सच में उससे शादी करने वाला था? सीजर ने पूछा कि क्या उसे अभी भी उस पर डाउट है, क्या उसे अभी भी प्रूफ चाहिए? आइलीन ने तुरंत सिर हिलाया और कहा कि उसका मतलब वह नहीं था। उसने समझाया कि कैंपेन से पहले उसने आइलीन के साथ कभी इस तरह बिहेव नहीं किया था। हालांकि अब सर्कमस्टेंसेस सच में अलग थे, लेकिन उसके इस अचानक बदले हुए बिहेवियर को समझना उसके लिए मुश्किल था। सीवा ने जवाब दिया कि 7 साल किसी भी आदमी को बदलने के लिए काफी लंबा समय होता है, लेकिन आइलीन ने तुरंत पॉइंट आउट किया कि वॉर तो सिर्फ 3 साल चला था। उसकी बात सुनकर सीवा रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। आइलीन नर्वस हो गई। उसने उससे रिक्वेस्ट की कि वह उसे इस तरह न देखे। सीजर ने पूछा कि आखिर वह ऐसा क्या कर रहा था जिससे उसे परेशानी हो रही थी। आइलीन ने कहा कि बात यह नहीं थी, असल बात यह थी कि क्या शादी के अलावा कोई दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं था। उसने उससे रिक्वेस्ट की कि अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो कम से कम उसे थोड़ा और टाइम दे। उसने माना कि उस समय वह इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाई थी, लेकिन अब वह उसे रीजन करके समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा कि उसके फीचर्स उन पेंटिंग्स से अलग थे जिन्हें पहले के आर्टिस्ट ने बनाया था। अगर उसकी वर्सेटिलिटी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उससे बहुत फायदा हो सकता था और वह उसके कॉज के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती थी। लेकिन सीवा उसके और करीब झुक आया। उसकी आवाज धीमी हो गई। उसने आइलीन से कहा कि वह उसे सच बताए, जब दोनों ने किस किया था तो क्या उसे वो पसंद नहीं आया था? आइलीन चुप हो गई। उसने सोचा कि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो कह सके कि उसे वो पसंद नहीं आया। उसने सिजारे की तरफ देखा। वह मन ही मन सोचने लगी कि ये उस आदमी के साथ हुआ था जिसे वो कई सालों से सीक्रेटली प्यार करती थी। फिर भी वो अपने फीलिंग्स को सच सच स्वीकार नहीं कर पा रही थी। चाहे उसकी रिसर्च पूरी करने की जिद हो या उसके मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट करने की वजह, इन सब के पीछे उसकी फीलिंग्स ही थी। यहाँ तक कि उसका यह कहना कि वह उसके लिए
बर्डन नहीं बनना चाहती थी, वह भी उसके प्यार की वजह से था। उसे खुद पर हैरानी हुई कि उसने हिज एक्सेलेंसी के सामने खुद को इतना इंपॉर्टेंट समझने की हिम्मत कैसे कर ली। फिर आइलीन ने फर्मली कहा कि उसे वह पसंद नहीं आया था। सीवा ने उसे याद दिलाया कि उसने पहले ही कहा था कि जब वह झूठ बोले तो अपनी आंखें बंद न करे। आइलीन ने इंसिस्ट किया कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। उसने कहा कि यह उसकी पहली बार थी और इसी वजह से वह इतनी नर्वस हो गई थी। सीवा इस बात पर मुस्कुराया। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो उसे तब तक जारी रखना चाहिए जब तक उसे इसकी आदत न हो जाए। यह सुनकर आइलीन और ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई और अपने होंठ छिपाने लगी। उसने उसे याद दिलाया कि अभी कुछ देर पहले ही उसने उसे कुकीज खिलाई थी और उससे पहले अल्कोहल भी था। सीवा उसके बहुत करीब झुकाया। आइलीन ने उसे रोके हुए कहा कि यह सही समय नहीं था, लेकिन सीवा ने उसकी गर्दन पर किस किया और आगे बढ़ता रहा। आइलीन ने धीमी आवाज में कहा कि सिचुएशन बहुत स्ट्रेंज लग रही थी और उसे हिज ग्रेस कहकर पुकारा। सीवा ने उसे अपने और करीब खींच लिया। आइलीन घबरा गई और आखिरकार चिल्लाकर उससे रुकने को कहा। कमरे में उनकी सांसों की आवाज गूंजने लगी। फिर सीजर ने आइलीन से कहा कि अगले दिन उसे इंपीरियल पैलेस जाना होगा। उसने उसके हाथ पर किस किया और उसे विक्ट्री बैंक्वेट में आने के लिए कहा। वहां उसे कंग्रेचुलेट करना था, जो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके बाद उसने डिएगो को यंग लेडी को एस्कॉर्ट करने का आदेश दिया। डिएगो ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन मन ही मन डिएगो अपनी किस्मत को कोस रहा था। वह सोच रहा था कि उसकी शिफ्ट में ही उसे यंग लेडी से क्यों मिलना पड़ा। उसे लगा कि रोटो होता तो बेहतर रहता, लेकिन फेट ने कुछ और ही तय कर रखा था। आखिरकार उसने अपना काम किया और आइलीन को सुरक्षित वापस पहुंचाया। बाद में डिएगो ने अपनी रिपोर्ट दी और बताया कि यंग लेडी को सेफली एस्कॉर्ट कर दिया गया है। उसी समय किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। एक आदमी बुरी तरह मर्सी की भीख मांग रहा था। वह आइलीन का पिता था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आइलीन जरूर उसे ढूंढ रही होगी। वह दर्द से चिल्लाते हुए पूछ रहा था कि आखिर उसे ऐसी भयानक जगह पर क्यों घसीट कर लाया गया था। सीवा ने इस मामले पर ध्यान दिया और आदेश दिया कि आइलीन को अब और अल्कोहल नहीं दिया जाना चाहिए। फिर उसने आइलीन के पिता को पकड़ लिया और साफ कहा कि अब से अल्कोहल की आखिरी बूंद तक छिपा कर रखी जाएगी। डिएगो ने तुरंत उसकी बात मान ली। इसके बाद सीवा ने पूछा कि क्या इस आदमी के पास अभी भी आइलीन के नाम पर कुछ पोजेशंस बची हुई थी। आइलीन के पिता ने इनकार कर दिया। वह मर्सी की भीख मांगते हुए कहने लगा कि उसका अपनी बेटी को बेचने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन सिवा ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि जो चीज अभी शुरू भी नहीं हुई है वह आगे चलकर रियलिटी बन सकती है। डिएगो उसे देखता रहा। इतने ग्रिम सिचुएशन के बावजूद उसे लगा कि हिज एक्सेलेंसी आज अनयूजुअली अच्छे मूड में था, जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो। 6 महीने पहले कल्पान किंगडम में दुश्मन किंग ने अपनी हार मान ली थी। उसने घोषणा की कि उस पल से उसका किंगडम एम्पायर के अधीन रहेगा। सेजारी ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसके मन में 7 साल पहले की बातें घूम रही थीं। उसे लगा कि आखिरकार सब कुछ पूरा सर्कल हो गया था, क्योंकि उसने अपने दिल की सुनी थी। हारा हुआ किंग उससे अपनी जान बख्शने की गुहार लगाने लगा। उसने कहा कि उसकी जिंदगी बचाने के बदले सेजारी जो चाहे मांग सकता है। लेकिन सेजारी ने अपनी सॉर्ड निकाली और एक ही पल में उसे एग्जीक्यूट कर दिया। रोटन यह देखकर हैरान रह गया। उसने कहा कि किंग को उसके पोटेंशियल यूजफुलनेस के लिए जिंदा रखना भी अभी देर नहीं होती। फिर उसने पूछा कि सेजारी ने इतनी जल्दी उसे एग्जीक्यूट क्यों कर दिया। तभी सेजारी ने ऐसी बात बताई जिससे सब हैरान रह गए। उसने कहा कि वह शादी करने वाला था। उसने साफ कहा कि वह शादी करेगा और आइलीन से शादी करेगा। रोटन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि लेडी आइलीन को इस फैसले की वजह से बर्डन महसूस हो सकता है, लेकिन सेजारी ने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। आखिरकार उसे गिलोटीन के नीचे अपना सिर गंवाने देने से यह कहीं बेहतर था। रोटन अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने पूछा कि आखिर कौन लेडी आइलीन की जान को खतरे में डालने की हिम्मत करेगा। सेजारी ने दृढ़ता से जवाब दिया कि चाहे कुछ भी हो, वो दोबारा ऐसा होने नहीं देगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई।